ओके, तो वी आर डिस्कसिंग एनएलएम मॉड्यूल। सो एक्सरसाइज S1 पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके पहले पेज पे मुझे 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो कोई भी डाउट हो तो आपका सेंड करिए। डाउट नंबर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 5 इन S1 एक्सरसाइज? नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें अगर कोई डाउट। सर हाँ, पुलिस सिस्टम में जो एग्जांपल जो फर्स्ट वाला है सर, वो समझना था। किसका? फिर से बोलो। का सॉल्यूशन दिया है, लेकिन पुलिस फिर से बोलो। सिस्टम में ना एक्सरसाइज। सर पुलिस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर ही एनएलएम में। नहीं नहीं, S1 का कौन सा? ये S1 में कोई डाउट है क्या 5 नंबर क्वेश्चन तक? नो सर। इसमें नहीं है। अच्छा, थ्योरी में कुछ, थ्योरी में कहीं दिया है उसमें डाउट है हाँ, कुछ? तो वो उस पर आते हैं एग्जांपल अपन। में सर अच्छा, उसके एग्जाम्पल 1। चलो मैं बैक करके एग्जाम्पल 1 देख लेता हूँ, क्या बोल रहे हो आप? पुलिस का फर्स्ट तो पुली पुलिस का सिस्टम का फर्स्ट। पुलिस सिस्टम पे आते हैं। माइक ऑफ रख लीजिए। सर 46 पेज नंबर 46, 46। 46, थैंक यू। चलो 46 पे एग्जाम्पल 1। A block of mass 25 kg is raised by 50 kg man in two different ways as shown in the figure. What is the action on the floor by the man in the two cases? Action on the floor by the man in two cases. ठीक है, तो दो जो केस दिए हैं, वो दो केस में एक में क्या दिख रहा है मुझको कि जो पर्सन है ना, एक केस में वो नीचे की तरफ ऐसा वेट लटका रखा है एक केस के अंदर, और दूसरे केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन ने ना ऊपर से रोप को पकड़ रखा है। यहाँ पे पर्सन है जिसने ऊपर एक रोप को पकड़ रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको भी ऐसे दिख रहा है क्या वहां? यस सर। है ना? तो फर्क क्या है इन दोनों केसेस में? एक केस में हमें ना पर्सन पे जो रोप फोर्स लगाएगी वो नीचे की तरफ लगाएगी, और दूसरे केस में ऊपर की तरफ लगाएगी। तो रोप का फोर्स यहाँ पे टेंशन टी नीचे होगा और यहाँ टेंशन टी ऊपर होगा, और पर्सन का खुद का वेट तो नीचे लगेगा mg, और फ्लोर से यहाँ पे पर्सन पर एक नॉर्मल लगेगा। दोनों केस का अलग हो सकता है ना? तो जो यहाँ पर अब फोर्सेस दिख रहे हैं उनकी डायरेक्शंस बदल गई है। तो डायरेक्शन बदल गई है तो इसलिए अपन को रिजल्ट अलग मिलेगा। यहाँ पर अगर हम n पूछे कोई, तो n कैसे निकालेंगे? यहाँ n टेंशन और mg दोनों को बैलेंस करेगा, तो यहाँ n ज्यादा आएगा। और यहाँ देखेंगे n प्लस t, वो mg को बैलेंस करेगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी? mg माइनस t। तो दोनों केस के अंदर नॉर्मल अलग आ रहा है, दिख रहा है आपको? दोनों केस में नॉर्मल अलग है। यस सर। तो दोनों केस में नॉर्मल अलग है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर जो भी उन्होंने पूछा है आगे, फिर आप वो आप देख सकते हो। चलो, तो वापस से आ जाते हैं फिर हम अपने एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज S1 के 5 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था आपको। 11 तो कोई डाउट? 11 तो कोई भी डाउट? 9 नंबर का डाउट आया मेरे पास, 9। ठीक है, और कोई डाउट है तो बता दीजिए। एक डाउट मेरे पास आया 9 नंबर, और कोई? चलो मैं 9 स्टार्ट करता हूँ जब तक। फाइंड फोर्सेस इन न्यूटन which masses A exerts on B if B is moving towards right with 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे डायग्राम दे रखा है और B का एक्सेलरेशन दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ A का मास भी निकालना है। और डायग्राम में मुझे B का मास दिख रहा है 1 kg है। तो जो डायग्राम है पहले तो मैं बना लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे। तो एक ऐसा कुछ यहाँ पे एक रॉड जैसी दिख रही है, एक यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, इसको A इसको B बोला है। B का एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और B यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ था, ये यहाँ पर दीवार पर है। ए का मास बताना है और बी का मास दिया हुआ है, आई थिंक 1 दिया है, यस 1 दिया है, 1 kg। तो ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है पूछा है, ये यहाँ पे नॉर्मल पूछा है। तो बी का अगर मैं एफबीडी बना के देखूं तो बी पर यही नॉर्मल फोर्स ही तो लग रहा है ना? इंक्लाइन के साथ ये एंगल आपको पता है थीटा दिया है क्वेश्चन में 37, तो नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल 37 होगा, थीटा होगा। तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने वाला है n sin थीटा, यही इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो होना चाहिए इसका मास विच इज 1 इनटू एक्सेलरेशन 3। थीटा तुम्हें पता है तो यहाँ से नॉर्मल मिल जाएगा आपको। 37 के लिए sin थीटा हो जाएगा 3/5, तो यहाँ से 5 न्यूटन का मिल जाएगा आपको नॉर्मल। समझ में आया क्या ये? बोलिए, 9th का ही समझ में आया? नॉर्मल आ गया, ये पूछा था, बताइए।
उसके बाद मुझे पूछा है कि मास भी Yes, बताना sir. है ना, ए का मास भी बताना है, तो ये ए का मास भी बताना है, कैसे निकालेंगे? तो ए वाला जो ब्लॉक है वो भी तो नीचे आएगा ना, जब ये बी ब्लॉक इधर जाएगा, ए का कुछ एक्सेलेरेशन होगा, वो आप ढूंढ सकते हो क्या होगा, वो कंस्ट्रेंट रिलेशन से मैंने यही वाला एग्जांपल आपको पढ़ाया था कंस्ट्रेंट में, तो आप एक्सेलेरेशन ढूंढ सकते हो ए का क्या होगा। तो ए का एक्सेलेरेशन आपको नीचे पता है, और आपको यहाँ का नॉर्मल जो है वो भी पता है, 5 न्यूटन है, और आपको पता है ए किस एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, तो ए का वेट जो नीचे की तरफ होगा mg माइनस नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, ये होना चाहिए मास इनटू ए का एक्सेलेरेशन। नॉर्मल पता है, थीटा पता है, मास निकालना है, ए पता है, ये मास निकालना है, तो यहां से तुम मास निकाल सकते हो। आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू n cos थीटा, तो आप मास निकाल सकते हो, वो हो जाएगा n cos थीटा बाय g माइनस ए by putting the value of n which is 5 obtained here, theta 37 है तो cos theta रख देना, g 10 होता है नॉर्मली, और a की वैल्यू यहाँ की इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू वो कांस्टेंट से निकालना पड़ेगा आपको, तो वो निकाल के बताओ कि वो कर लोगे। सर एक बार ये निकाल के बता दीजिए। a निकाल के बता दो, क्यों बता दूं, कारण दो मुझको, कोई वैलिड कारण दो बताने के लिए। ट्राई करा था पर नहीं आ पाया। हाँ, कैसे ट्रायल करा था? सर स्यूडो फोर्स से करा था। क्यों स्यूडो फोर्स से करा था? ये तो 2 ब्लॉक का ऐसा सिस्टम है, यहाँ कंस्ट्रेंट पढ़ा था क्या हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा था। यस कंस्ट्रेंट में यही एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये सेम एग्जांपल दिया था इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए। क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल मेंटेन होने के लिए दोनों के एक्सेलरेशन का अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट सेम आना चाहिए। जो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 3 दिया है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, इसका एक्सेलरेशन ए माना है मैंने, उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, उसे इक्वेट कर दो। तो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल होगा, ये हॉरिजॉन्टल से नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से नॉर्मल का 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो तुम्हें एंगल पता है 3 का इधर कंपोनेंट आने वाला है sin थीटा, 3 sin थीटा उधर a का cos थीटा कंपोनेंट आएगा। ये इक्वेशन बनेगी कंस्टेंट की। कुछ याद आया? यस सर याद आ गया। हाँ, तो ये क्यों नहीं आया यार? सर वो बस उसी की गलती हो गई थी एक्सेलरेशन की। तो अब मतलब इससे क्या समझ में आया कि जो क्लास में पढ़े चीजें वो हमेशा याद रखनी चाहिए। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 9, फिर 6 वाला पूछा मेरे से डाउट, 6 देख लेते हैं आप। आगे बढ़ते, 1 मिनट 6 में मेरे पास खोल लूं। In the figure shown, all the surfaces are smooth in the block A and the wedge B have a mass 10 kg and 20 kg respectively. 10 और 20 A और B का मास है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ साथ में। यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम दिया है उन्होंने, एक इधर ब्लॉक दिखाया A और ऐसा कुछ वेज जैसा दिखाया है B, है ना, और जो A ब्लॉक है ना उसको यहाँ से सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसा सपोर्ट जैसा कुछ दिया हुआ है यहाँ से उसको, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, इस तरह का कुछ डायग्राम है। ब्लॉक ए एंड बी हैव मासेस 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, तो इसका मास 10, इसका 20, मतलब मासेस नोन है आपको, है ना। थीटा बीटा 37 डिग्री दिया है वेज का। उसका क्या बोला है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, स्प्रिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक बी। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है, और शायद स्प्रिंग भी दिखाई है उन्होंने एक, हाँ यहाँ पे एक स्प्रिंग भी दिखाई है, ये ऐसा डायग्राम। तो स्प्रिंग है तो मतलब इक्विलिब्रियम में सिचुएशन है, अगर स्प्रिंग है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में सिचुएशन है ना। और ये जो ब्लॉक ए है ये ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगा, अगर बी मूव करेगा तो, पर बी तो स्प्रिंग की वजह से मूव नहीं कर रहा होगा, तो सब इक्विलिब्रियम में सब चीजें यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम में है तो सब एफबीडी बनाओ, फोर्सेस बैलेंस करो, ये करना चाहिए आपको। यहाँ पे ए और बी के एफबीडी बना दो, फोर्सेस को बैलेंस करो। चलो एफबीडी क्या होगा बताओ जल्दी से। ए पर क्या क्या फोर्स दिखाएंगे, उसका वेट, एक नॉर्मल यहां से, वही नॉर्मल इस पे नीचे लगेगा, एक नॉर्मल यहां से आएगा, उसको बोल दिया n1, और ए का वेट mg दिखा देना, 10 इंटू जी 100 कर देना। बी का एफबीडी, बी पे उसका वेट 20 का 200 हो जाएगा, ग्राउंड से एक नॉर्मल ng, और यहाँ से स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा n, स्प्रिंग का फोर्स fs लिख दो,
इतने फोर्सेस दिखेंगे मुझे। दिख रहे हैं कि आपको ये स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है ना, इस तरह से। तो अगर आप इस ब्लॉक को देखो तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्प्रिंग के फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल, तो वो कर देना। ये थीटा दिया है तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लिख सकते हो, n sin थीटा आएगा वो, तो n sin थीटा इक्वल टू fs कर देना। अब n निकालना है, स्प्रिंग का फोर्स भी निकालना है, तो उसके लिए चलते दूसरे ब्लॉक की हेल्प लेते हैं। दूसरा ब्लॉक इस तरह से मूव कर सकता है ऊपर नीचे, पर कर नहीं रहा है, तो फोर्सेस बैलेंस है इसमें भी, और ये दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल इस नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट इस n1 को बैलेंस कर रहा है ना, दिख रहा है ये? इस 100 का सर जो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, स्क्रीन विजिबल नहीं है स्क्रीन मतलब? नहीं सर, विजिबल है, क्लियर है। यस सर, क्लियर। सर ब्लैक स्क्रीन हो गई सर। सर वो होता है नेटवर्क इशू, जब हो जाता है तो वो 2-5 मिनट में हो जाएगा सही। सर कुछ दिख नहीं रहा है। अब बच्चे बोल रहे बाकी दिख रहा है, आप बोल रहे हो नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करो, नेट बंद करके चालू करो, जूम लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, ऐसा कुछ करो, है ना? सर ये डाउट मेरा ही था सर। अच्छा तो अब एक काम करना है, देखो इतना दिखेगी, चलो आप एडजस्ट करो जल्दी से, रुको। ओके सर। जल्दी बाकी चीजें हटा देते हैं अपन जब तक। कमलेश अब आ गए क्या? सर नाउ विजिबल हो रही है। ओके, वेरी गुड। सो ये जो mg था इस a ब्लॉक पे, उसका एक कंपोनेंट इधर और एक इधर आएगा। इधर का कंपोनेंट n से बैलेंस होगा, इधर का कंपोनेंट n1 से बैलेंस होगा। तो इधर का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। mg cos थीटा इज n, वो n निकल गया इसका मतलब, और n आ गया तो fs भी आ गया, ठीक है। और ये ग्राउंड का नॉर्मल चाहिए तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर लेना। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। तो हो जाएगा फिर ये। यस सर। अब तो बताओ Yes, दिक्कत sir. क्या आई थी, क्यों नहीं आ रहा था ये? बताओ। सर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो पता नहीं चली। अरे फोर्स ये बैलेंस equilibrium करना है, में equilibrium रहेगा। मतलब, हाँ चलो आगे बढ़ते फिर। चलो 11 तक हो गए मतलब ना, बताओ आगे फिर 16 तक कोई डाउट? 16 तक कोई डाउट? 13 आया मेरे पास। सर इलस्ट्रेशन में डाउट है। अभी पहले ये कर लेते, 16 तक एक 13 आया, और कोई? चलो 13 करते पहले, फिर इलस्ट्रेशन पे आएंगे। A block of mass 1 kg is horizontally thrown with velocity 10 meter per second on a stationary long plank of mass 2 kg whose surface has mu equal to 0.5. The plank rests on a frictionless surface. तो क्वेश्चन क्या बोला, एक प्लांक है, पट्टिया है, प्लांक मतलब वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था, उस पे एक ब्लॉक को फेंका गया है ना, ऐसा कुछ दिया डायग्राम। आगे ब्लॉक ऑफ मास दिया, ब्लॉक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया है, स्टेशनरी प्लांक मास 2 kg, दोनों के मासेस दे रखे हैं, पॉइंट दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांक। तो कितनी स्पीड से फेंका है पता है, इन दोनों के मासेस पता है, इसका m, इसका कैपिटल M, और इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पता है। मैं सब वेरिएबल लेके कर रहा हूँ, छोटे मास का छोटा m, बड़े मास का बड़ा m, ये मासेस मान लिए मैंने। अच्छा, शुरू में इसकी वेलोसिटी है, और बाद में क्या होगा, दोनों एक साथ चलने लगेंगे, बाद में दोनों एक साथ चलने लगेंगे। तो जब तक एक साथ नहीं चल रहे, जब तक तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगेगा, और दोनों साथ नहीं चल रहे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। सही बात है क्या? फ्रिक्शन की वैल्यू जब ब्लॉक्स में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक होती है। तो स्मॉल एम पे अगर मैं एफबीडी देखूं तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शन पीछे है क्योंकि उसकी वेलोसिटी आगे, और वही फ्रिक्शन इस बड़े एम पे इधर लगेगा। कितना होगा ये म्यू एन होगा, सीधा सीधा। एन कितना होगा इनमें भाई, यहाँ स्मॉल एम का वेट नीचे लग रहा होगा mg, और उससे बैलेंस करने के लिए नॉर्मल mg होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन पता चल गया आपको कितना है, तो आपको पता चल गया इसका रिटार्डेशन है और इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन है। इसका कितना रिटार्डेशन है उसको a1 बोल देते हैं, इसका कितना एक्सेलरेशन है उसे a2 बोल देते हैं।
A1 कितना आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स विच इज म्यू इनटू mg बाय मास, ये A1 आ गया। A2 कितना आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स डिवाइड बाय दूसरे ब्लॉक का मास। दोनों के एक्सप्रेशन पता चल गया आपको। अब आपसे पूछा रिलेटिव मोशन कब रुक जाएगी, तो जब रिलेटिव मोशन रुकेगी वो कंडीशन पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी, am I right? आप अगर ध्यान से देखिए A2 की वजह से प्लांक का वेलोसिटी बढ़ रही है और ये मास m की जो वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन A1 जो पीछे की तरफ है, रिटार्डेशन है, उसकी वजह से कम होगी। तो इसकी थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या लिखेंगे अपन, इनिशियल वेलोसिटी माइनस A1 इंटू टी, और दूसरे की क्या लिखेंगे A2 इंटू टी, उसकी कोई शुरू में वेलोसिटी थी नहीं, उसकी वेलोसिटी t टाइम बाद A2 टी, और जब रिलेटिव मोशन रुका तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई होगी। सही बात है क्या ये? वेलोसिटी Yes, sir. of both blocks should become equal. ठीक है, क्यों? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में ऐसा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा मतलब साथ में मोशन, मतलब वेलोसिटी सेम होगी। बोलो समझ में आया क्या बात ये? बोलो देवेश। Yes, sir. यस सर, क्लियर देवेश? यस सर क्लियर है। ओके, तो अब टाइम निकल के आ गया ना, यहाँ से A1 A2 की वैल्यू डालो, टाइम निकल गया, हो गया क्वेश्चन? यस Yes, सर, sir. ओके चलो, अब इलस्ट्रेशन में किसी का डाउट था तो उस पर आ जाते हैं अपन। ये इधर को हटाता हूं मैं अभी। बताओ आपका डाउट कौन सा था इलस्ट्रेशन का? ये सर पेज नंबर 63 वाला जो एग्जांपल है वो। 63, पेज 63 पे आता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। हाँ, पेज 63। ये टू ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक शोन इन द फिगर इज 0.4। मैं डायग्राम बना लेता हूं मेरे पास साथ में। दो ब्लॉक्स दिए हैं, इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.4, 1 kg 2 kg, वेलोसिटीज एक की 2, दूसरे की 8। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम विल स्टॉप, द कॉमन वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स अप टू दैट इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक अप टू दैट इंस्टेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समय पे पूछा आपने, ये रहा वही क्वेश्चन, दोनों सेम है भाई। देखो वेलोसिटी अलग है दोनों की, दिख रहा है ना, दोनों की वेलोसिटी अलग है। और नीचे आपको बोला नहीं फ्रिक्शन है कि नहीं, 2 kg और ग्राउंड का फ्रिक्शन दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, तो ये मान लो स्मूथ है, ये स्मूथ है। हम क्यों अपनी समस्या बढ़ा, तो स्मूथ मान लो। तो अब क्या हो गया, ये 1 kg 2 kg में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ था। कितना फ्रिक्शन है वो लगा सकते हैं, म्यू इंटू एन। एन क्या होगा भाई, 1 kg का वजह से यहाँ पे नॉर्मल जो आएगा वो 1 इंटू जी तो आएगा, तो फ्रिक्शन पता चल गया। फ्रिक्शन पता चल गया तो दोनों का एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो यही वाली कहानी करना, किस समय रिलेटिव मोशन रुक जाएगा वो समय निकालने के लिए यही कर देना। पर अब फर्क ये होगा, दोनों की वेलोसिटी है, यहाँ पे दूसरे की वेलोसिटी नहीं थी, अब दोनों की। आ रही बात समझ में? यस सर, पर इसमें जो सेकंड पॉइंट है उस पे कुछ कॉमन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक दे रखा है सर, कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलेगी उस समय? अरे ये पूछा है कि ये वेलोसिटी क्या आएगी, कॉमन वेलोसिटी मतलब जिससे साथ में चलेंगे वो क्या आएगी, कैसे निकालोगे भाई? वो टाइम निकाल के टाइम रख देना, ठीक है? यस सर। चलो, तो और कोई डाउट है क्या मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में? बताओ। नो सर। मेरे पास एक डाउट किसी का आया, आदित्य का। आदित्य, क्वेश्चन में डाउट है आउट ऑफ मॉड्यूल, बोलिए, बताइए आपका डाउट। सर रीड कर दें सर क्वेश्चन? हाँ रीड करो। Sir, three flat blocks in the figure are positioned on the 37-degree incline, and a force parallel to the inclined plane is applied to the middle block. हाँ,
The upper block is prevented from moving by a wire which attaches it to the fixed support, and ठीक the है masses of the three blocks in kg and coefficient of static friction for each three pairs of contact surface is shown in figure. ठीक है आगे Determine the maximum value which force P may have before slipping take place anywhere. अच्छा तो ऐसे कोई डायग्राम है क्या 3 ब्लॉक एक के ऊपर रखे इंक्लाइन प्लेन पे Yes sir, correct है. सबसे ऊपर वाले को रस्सी से बांधा है ऐसे ही बोला देखो उन्होंने Yes sir, और सर बीच वाले ब्लॉक पर P फोर्स लग रहा है. किधर लगाया ऊपर नीचे नीचे साइड सर. नीचे ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा नो सर इस साइड. यस सर ऐसे. अच्छा यही ना मतलब नीचे पुश करा उसे यस सर. यस सर. ओके ओके अब ये पूछा है कि कितना लगा सकते हैं ये फोर्स जिससे स्लाइडिंग नहीं हो है ना यस सर. सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिए हैं. हाँ मास फ्रिक्शन दिया है ठीक है तो अब देखो क्या हो रहा है ये तो कहीं जाएगा ही नहीं ये तो मोशन करने की टेंडेंसी में ही नहीं है ठीक है अच्छा तीनों का sir. वेट हाँ ये Yes. यहाँ तो रस्सी है ना रस्सी इसको रोक लेगी इसको तो इसको तो ज्यादा Yes, sir. टेंशन नहीं लेना अपन को इन दोनों को सोचो अब क्या हो रहा है दोनों पे नीचे की तरफ उनका वेट तो लग ही रहा है ठीक है तो इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी है क्योंकि इसका वेट है उसको रोकने के लिए यहाँ लगेगा फ्रिक्शन ग्राउंड इस पे ऐसा ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी है ना ये जो भी इंक्लाइन है वो उसको फ्रिक्शन लगाएगा ये FR1 बोल देते हैं अपन फिर इस पे इसका वेट लगेगा नीचे इसको मान लो m1 मास है तो m1g sin थीटा लगेगा ठीक है इसका मास m2 है तो m2g sin थीटा लगेगा अब इस पे आपने नीचे फोर्स लगाया इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की थी इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी थी तो ये उसको रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शन लगा रहा होगा उस पे उसे बोल देते हैं अपन FR यहाँ का 2 यहाँ का 3 बोल देते हैं और यहाँ इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन अभी मैं नहीं दिखा रहा क्यों क्योंकि इनको मैं साथ में देख रहा हूं मैं इनको ऐसा कंबाइंड ब्लॉक देख रहा हूं मैं इस ब्लॉक 2 और ये ब्लॉक नीचे वाला 1 इसे साथ में देख रहा हूं तो ब्लॉक 2 और 1 को अगर साथ में देखूं मैं तो नीचे क्या क्या फोर्सेस लग रहे देखो ये 3 फोर्स लग रहे एक लग रहा है P प्लस m2g sin थीटा प्लस m1g sin थीटा ये 3 फोर्स नीचे लग रहे हैं और ऊपर कौन कौन से फोर्स है FR1 प्लस FR3 इक्विलिब्रियम में है अगर ये नीचे नहीं जा रहे तो ये कंडीशन होना चाहिए सही है और P को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट पे लग के रोक रहा होगा फॉर मैक्स P फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम ले लेना तो P कितना आ जाएगा ये FR1 प्लस FR3 इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो डाल देना यहाँ पे म्यू इनटू n होती है तो n1 निकाल के लिख देना है यहाँ पे क्या आना चाहिए वो ठीक है यस सर. माइनस ये mg वाला टर्म लिख देना तो m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा ये उधर माइनस में आ जाएगा तो ये वो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ गई पर Yes, आप sir. इसमें ये भी चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके बीच में स्लिपिंग आ जाए इसमें चेक करना पड़ेगा बीच में स्लिपिंग तो नहीं आ रही है तो जो फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा ना तो उसकी नीचे जाने की टेंडेंसी है तो m1 और m2 के बीच का फ्रिक्शन वो आपको सोचना पड़ेगा कि किधर लगना चाहिए वो आप कैसे सोचोगे आप देखोगे m1g sin थीटा और FR1 में से कौन बड़ा है अगर FR1 बड़ा है तो इसकी नीचे जाने की इसकी ऊपर आने की टेंडेंसी हो गई तो इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा m1 और m2 के बीच का आप इन दो को कंपेयर करो इन दो फोर्स को उससे m1 किधर जाना चाहिए वो समझ में आएगा आप m1 का एफबीडी देखो m1 को देखोगे तो उस पर पहले तो एक mg sin थीटा लग रहा है नीचे और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है FR1 तो इनमें से देखो कि कौन ज्यादा बड़ा आ रहा है ये फ्रिक्शन 1 की तुमने मैक्सिमम वैल्यू ली है यहाँ पे देखो तो जब ये मैक्सिमम था तो m1g sin थीटा बड़ा था कि FR1 मैक्सिमम था ये FR1 मैक्सिमम की वैल्यू बड़ी है वो देखो अगर ये बड़ा है तो उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की तो इन दो के बीच का जो फ्रिक्शन है वो FR2 बोल दूंगा इसके ऊपर लगा देना यस सर. हाँ और अगर m1g sin थीटा छोटा है और वो FR1 बड़ा है तो उस FR2 को नीचे लगा देना उसकी डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा आपको डाटा से अब ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए तो Yes, ये sir. तीनों को भी इक्वल करना है ना और चेक करना कहीं FR2 की वैल्यू अपनी लिमिट से ज्यादा तो नहीं आ रही ये चेक कर लेना क्योंकि आपने जब यहाँ मैक्सिमम करा तो कहीं वहां स्लिपिंग नहीं हो जाए वो चेक कर लेना क्लियर यस सर. आई थिंक Clear, इतना हाँ आई थिंक इतने में हो जाएगा क्वेश्चन आपसे ठीक है सर पर टाइम बहुत लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में. अब ये तो यार सही बात है टाइम तो बहुत लगता है इसमें अब इसके लिए क्या होना चाहिए बस प्रैक्टिस जैसे
मैंने डायग्राम बनाया, आपने बोला, मैं समझ गया क्वेश्चन। तो क्या प्रैक्टिस से होता है कि क्वेश्चन पढ़ते से समझ में आ जाता है, फटाफट डायग्राम बन जाता है, फिर हमको है ना पता रहता है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं जल्दी, जैसे मैं समझ गया कि इन दो को एक जैसा, इन दो को साथ में लो और उसको अलग छोड़ दो। क्यों अलग छोड़ दिया? क्योंकि रस्सी से बंधा हो तो कोई जाने वाला है नहीं, तो इसलिए यही सोचो क्या करना है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। तो ये टाइम है ना नहीं ज्यादा लगे, कम लगे टाइम, इसके लिए प्रैक्टिस करना है बच्चों, उसका कोई इलाज नहीं प्रैक्टिस के अलावा। ठीक है? यस सर। और आईआईटी में तो Yes, देखो sir. यार, मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएगा हमेशा। आईआईटी में तो एक ही चीज गारंटीड है, क्वेश्चन टफ आता है, क्वेश्चन बढ़िया लेवल का आता है, मजा आता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलो अब Yes, वापस sir. मॉड्यूल पे आ जाते हैं यार। S1 हो गया था, S1 के सारे क्वेश्चन हो गए मुझे लगता है, हाँ सारे हो गए 16 तक। और कोई डाउट है किसी को? किसी भी लड़की ने नहीं पूछा है? सारी गर्ल्स को भी क्लियर है कि नहीं चीजें? कुछ 2-4 बच्चे डाउट पूछ रहे हैं बस, बाकी सब बच्चे क्लियर है? क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं अगर क्लियर है तो। अब O1 पे आ जाते, तो भेजते जाओ आपके क्या डाउट है बताइए, बोलो। पहले पेज पे 5 क्वेश्चन O1 में, कोई डाउट? नहीं आया मेरे पास। अगले पेज तक 10 क्वेश्चन तक टोटल कितने इसमें? खूब सारे यार इसमें टोटल इसमें 31 क्वेश्चन है। 31 में कोई भी डाउट है तो भेज दो। नाइनटीन आया मेरे पास। और $29। चलो मैं इतने ये करता हूँ, बाकी आपके जिसके डाउट है और भेज दीजिएगा। 19 और 29। चलो 2 ही आए अभी तक तो, 19 और 29। 29 मेरे ठीक सामने है तो पहले वो कर रहा हूं मैं। फिगर शोन, एक पैराग्राफ है हमारे पास 29 क्वेश्चन के पहले। फिगर शोन block A and B of mass 2 and 8 kg and they are connected through strings and springs connected to ground. The blocks are in equilibrium. तो एक डायग्राम दिया है, मैं डायग्राम बना लेता हूं मेरे पास भी। ये एक ऐसा कुछ ब्लॉक दिया है जिसपे यहाँ पे ऐसा कुछ बना के उन्होंने 2 पुली दिखाई है और इस पे लिखा है ये फिक्स्ड। फिर यहाँ से एक रोप दिख रही है मुझको, यहाँ पे बी ब्लॉक दिया है, फिर एक रोप यहाँ से दी है, यहाँ मुझे ए ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ एक स्प्रिंग है जिसे नीचे बांधा हुआ है और 200 न्यूटन पर मीटर ये के दिया होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो ए पार्ट द एलोंगेशन इन स्प्रिंग, तो वो तो हो गया होगा, फोर्स बैलेंस से भाई दोनों का वेट स्प्रिंग का फोर्स बैलेंस करेगा, तो वो उससे हो जाएगा। नाउ द ब्लॉक ए इज पुल्ड डाउनवर्ड्स बाय फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टू 20 न्यूटन। फोर्स ए पे लगा के उसे 20 न्यूटन तक खींच दिया। द न्यू एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, तो 20 न्यूटन प्लस दोनों इसका वेट, इतना स्प्रिंग में एलोंगेशन आ जाएगा सेकंड पार्ट में। थर्ड, नाउ द फोर्स ऑन ए सडनली रिमूव्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी बिकम्स। अब वो ए पर जो फोर्स था वो सडनली हटा दिया, उसके बाद क्या आएगा एक्सेलरेशन बी का। तो पहले जब ए पर फोर्स लगाया था तो ए पर जो यहाँ टेंशन होना चाहिए वो इसका वेट और वो फोर्स दोनों बैलेंस करेगी पहले, है ना। मान लीजिए ए का जो मास है वो कैपिटल एम बोला तो इतना बैलेंस होगा, ये टेंशन ब्लॉक बी पे इधर लगेगा, उतना टेंशन इधर आना चाहिए ताकि ब्लॉक बी रेस्ट पे रहे, और वही टेंशन होना चाहिए फिर स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में केज जो फोर्स होता है तो आप एक्स निकाल सकते हो। अब स्प्रिंग का फोर्स है ना अचानक बदलता नहीं है, आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दो तो स्प्रिंग को है ना कंप्रेस होने में टाइम लगेगा, जब तक उसकी लेंथ में चेंज नहीं होगा जब तक फोर्स बदलेगा नहीं। तो ब्लॉक ए पे फोर्स लगा रखा था और अभी जस्ट हटाया है, तो ये जब तक मूव नहीं करेगा, जब तक बी मूव नहीं करेगा, और जब तक बी मूव नहीं करेगा स्प्रिंग का फोर्स बदल नहीं सकता, बिकॉज एक्स नहीं बदल सकता। तो जस्ट पहले फोर्स लगाकर जो फोर्स स्प्रिंग में आया था, जस्ट फोर्स हटाने के बाद, यहाँ का फोर्स हटाने के बाद ही वही स्प्रिंग का फोर्स रहा होगा।
स्प्रिंग का फोर्स अभी भी वही रह गया होगा, पर ए पर तो फोर्स हटा दिया, तो ए पर फोर्स हटाने से यहाँ की रस्सी का टेंशन बदल गया होगा, क्योंकि ए पर अब नीचे कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ mg है, और यहाँ जो फोर्स था वो वही रह गया होगा mg प्लस जो तुमने फोर्स लगाया था 20 न्यूटन का, और ये इधर की रस्सी का टेंशन बदल चुका होगा। ये पॉइंट समझ में आया? मैंने स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मान लिया है, स्प्रिंग का फोर्स वही मान लिया है जो पहले था। आपने ब्लॉक ए पे एक फोर्स लगा रखा था, वो हटा दिया है, तो वो लगाकर जो स्प्रिंग में फोर्स आया था वही अभी भी दिखा दिया वहां पे, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स अचानक से बदलता नहीं है, और यहाँ रस्सी का टेंशन अचानक बदल सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्प्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, रोप, रोप का फोर्स बदल सकता है, तो यहाँ का टेंशन बदल दिया मैंने, टी डैश मान लिया कुछ। अब ये दिख रहा है डायग्राम, यहाँ के टेंशन की वैल्यू पता है आपको, अब आप एफबीडी दिख ही रहा है, एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। अगर आप ब्लॉक बी को देखे तो ब्लॉक बी को देखो, उस पर इधर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg प्लस एफ, और उधर जो फोर्स लग रहा है टी डैश, और वही टी डैश इस ए पर ऊपर लग रहा है, और टी डैश पे इस m पर एक mg भी नीचे लग रहा है। ब्लॉक बी अगर इधर एक्सेलेट होगा, मान लो किसी एक्सप्रेशन ए से, तो वही एक्सप्रेशन ए से ब्लॉक ए भी ऊपर जाएगा। ये एफबीडी आ गए, इक्वेशंस लिख लो, mg प्लस एफ माइनस टी डैश इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सप्रेशन ऑफ बी। ए को देखोगे तो टी डैश माइनस mg इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो टी डैश गायब हो जाएगा, ऐड करोगे तो mg कैंसल, तो ये f इक्वल टू हो जाएगा mb प्लस मास ऑफ ए इंटू ए, तो ए आ गया f अपॉन mb प्लस एम आया। बोलो 19th नंबर, ये 19th था, 29 का आया। यस सर। चलो, तो आपको क्या दिक्कत हुई थी इसमें, क्या गलती हुई थी, हम गलती जानना चाहते ताकि बाकी बच्चे समझे, वो गलती ना करे। सर वो जो टेंशन टी डैश आई वो वो समझ में नहीं आई थी। समझ में नहीं आई थी, है ना। तो ये रस्सी का टेंशन बदल सकता है, देखो उधर स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलेगा, अचानक से स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलता है, रस्सी का टेंशन बदल सकता है। चलिए, वेरी गुड। तो 19 भी आया था मेरे पास एक डाउट, 19 पे आ जाते। In the figure shown if coefficient of friction coefficient of block 1 and 2 with inclined plane is mu1 and mu2 दिया है, तो पूछा है कुछ आगे, है ना। देखते हैं डायग्राम क्या दिया है। 2 kg 1 kg 60 डिग्री डायग्राम है कुछ, यहाँ पे 2 kg, यहाँ 1 kg, और ये इंक्लाइन का एंगल 60 डिग्री। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या दिए है, एक का दिया है 1 kg का 0.1 मतलब 0.5 दिया है, और 2 kg का 0.4 दिया है। 1 kg का यहाँ 0.5 दिया है, और 2 kg के साथ यहाँ 0.4 दिया है ना। अब जब भी इंक्लाइन पे ब्लॉक हो तो हमें याद आना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज। हमें पूछा है, देखो वहां अगर पढ़ोगे ऑप्शन, तो ये पूछा है साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे क्या होगा, तो चलेंगे कि नहीं पहले तो ये सोचना चाहिए। इंक्लाइन पे मोशन कब होगा ब्लॉक का, जब एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो। तो पहले ये चेक करो क्या ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा फॉर एंगल ऑफ रिपोज वो म्यू के बराबर होता है, याद करो। यस सर, है ना। यस तो सर, एंगल ऑफ रिपोज जो आता है उसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू, है ना। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक के लिए देखे 1 kg के लिए देखे तो उसे लिखेंगे tan इनवर्स 0.5, और नीचे वाले के लिए देखे 2 kg के लिए तो वो लिखेंगे, उसे लिखेंगे tan इनवर्स 0.4। चेक करो 60 डिग्री ये उससे बड़ा है कि नहीं, 60 डिग्री बड़ा है कि नहीं, चेक करो। tan 60 कितना आएगा, √3, 1.732, यस सर, 1.732 इन दोनों Yes, के sir. से बड़ा है 1.732, तो डेफिनेटली दोनों की चलने की टेंडेंसी आ रही है, बिकॉज एंगल बड़ा आ रहा है, ठीक है। बिकॉज tan 60 इज ग्रेटर देन mu1 और mu2, tan 60 दोनों के म्यू से बड़ा है, मतलब दोनों की चलने की टेंडेंसी आएगी। आ रहा है समझ में, यस सर। है ना। अच्छा, किसके ज्यादा एक्सेलरेशन से चलने की टेंडेंसी आएगी, बताओ, किससे फ्रिक्शन कम है, नीचे वाला ब्लॉक। तो उसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, यस सर। है ना। तो उसका ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ और 1 kg का कम हुआ, तो थोड़ी देर में तो ये अलग अलग हो जाएंगे ना,
1 kg का एक्सेशन कम तो पीछे रह गया, 2 kg का एक्सेशन ज्यादा तो आगे चले गया वो। यस सर। तो हो गया फिर क्वेश्चन। मुझे लगता है इसका आंसर बता दे सकते हो आप, ठीक है। यस सर। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब ये हो गए अपने O2 O1 एक्सरसाइज थी ना ये। हाँ, और कोई डाउट है क्या इसमें O1 में, बता दीजिए। सर इसमें हम रिलेटिव के बारे में नहीं सोचेंगे? इसमें यस सर। क्यों सोचूं? रिलेटिव के बारे में मुझे तब सोचना चाहिए जब हमें उनके बीच की डिस्टेंस के बारे में पूछा हो, है ना, कि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसा कुछ, उनके बीच का क्या मोशन है वो देखना हो। तो ऐसा रिलेटिव के बारे में मुझे सोचने की जरूरत लग नहीं रही इसके अंदर। और देखो हर क्वेश्चन को पहले तो नॉर्मल सोचा करो, रिलेटिव स्यूडो ये सब लगाना है ना, स्पेशल केस होते हैं, वो बहुत जब क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो नॉर्मली करने में, तो इन सबसे सोचना चाहिए। यस सर। फिर एक मेरे पास डाउट आया है जेई मेंस वाली एक्सरसाइज का 15 नंबर क्वेश्चन। तो वैसे तो ये अपन क्लास में डिस्कस नहीं करते, पर ठीक है चलो अभी टाइम है तो अभी कर दे रहा हूं मैं। A particle of mass m is acted upon by a force F given by the empirical law F is r by t square into vt. If this law is to be tested experimentally by observing the motion starting from rest, then the best way is to plot. अब क्या प्लॉट करना चाहिए? अच्छा ये पूछा उन्होंने क्या प्लॉट करना चाहिए। सो ये क्वेश्चन जो अपन को फोर्स दिख रहा है, जरा उसको बोर्ड पे बनाता हूं मैं। F दिया है उन्होंने r by t square into vt. A particle of mass m is acted upon by a force F given by the empirical law. फोर्स की इक्वेशन दे दी है। अच्छा फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। ठीक है, dt वहां ले जाओ, वो v इधर लाओ, तो m dv अपॉन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, इक्वल टू हो गया r by t square dt। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो यहां हमें मिलेगा m 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन विद v, वो आ जाएगा ln v, उधर r by t square dt, तो 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 by t, t की पावर -2, तो t की पावर -2 + 1 है ना, तो -1 by t, तो ये -1 by t आ जाएगा। ठीक है, और जो भी लिमिट है वो प्रॉपर्ली डाल देंगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ln v और 1 अपॉन t की इक्वेशन है। ठीक है, तो मुझे ln v और 1 by t को प्लॉट करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा बैठ रहा है? सेकंड सर। बी, सिंपल सेकंड है ना। पर ये देखो क्वेश्चन पढ़ते से समझ नहीं आ रहा था क्या चाह रहे हैं वो करना, तो वो क्या थोड़ा सा देखा मैंने ऑप्शन क्या है, तो मुझे समझ में आया कि यार ये इक्वेशन कुछ v t और t की चाहते हैं, तो वेलोसिटी और टाइम की मैंने इक्वेशन निकाली। वो चाह क्या रहे पहले समझा मैंने ऑप्शन देख के, वो चाह रहे थे v और t का कुछ इक्वेशन, तो इसलिए मैंने v और t की इक्वेशन निकाली पहले, और फिर मैंने आंसर सोचा। समझे आप? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ना हर क्वेश्चन को क्या ऑप्शन पढ़ना भी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या दिया है हमको, क्या चाह क्या रहे वो लोग करवाना, तो उससे थोड़ा समझ में आता है फिर अपन को। ओके चलिए, तो ये हो गई फिर पूरी कंप्लीट। यस यस सर, सर। कंप्लीट है। चलो फिर इसके बाद इसमें तो सर्कुलर मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है तो दिया ही नहीं था मैंने आपको, तो फिर फ्रिक्शन की रेस पे आ जाऊं। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। Sir, a bead of mass small m is located on a parabolic wire with its axis vertical and vertex directed towards downwards, आगे। and whose equation is x square equal to ay. If the coefficient of friction is mu, the highest distance above the x-axis at which the particle will be in equilibrium. ये इक्वेशन दी x स्क्वायर इक्वल टू ay, एक कोई वायर है Yes, sir. जिसपे एक बीड को रखा है, तो बीड कहां तक रह सकता है इक्विलिब्रियम में पूछा है। अच्छा ये बीड है वायर पे, ये वायर एंगल पे है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज जैसा कुछ है,
एक मास को इंक्लाइन पे कहां तक रख सकते हैं? बोलो, मास को इंक्लाइन पे कब तक रख सकते हैं अपन, बताओ? जब तक उस समय जो एंगल आ रहा है इंक्लाइन का वो एंगल ऑफ रिपोज से कम हो, टिल tan थीटा इज लेस देन म्यू, तब तक उसे रख सकते ना इक्विलिब्रियम में अपन। यस सर। tan थीटा, एक कर्व के लिए tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं? निकाल देंगे उसको। समझ में आया? एक कर्व के लिए tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं? ये तो शायद मैथ्स में इतना सीखा होगा आपने। एक कर्व Yes, की sir. इक्वेशन से tan थीटा मतलब क्या होता है? Yes, एक sir, कर्व के slope. टेंजेंट का स्लोप है ना? यस सर, वो इक्वेशन। तो बस अब शायद मुझे लगता Slope हो जाएगा। divided x. यस सर, अब हो जाएगा सर। बिल्कुल सही। चलो, और कोई डाउट? सर ओवन का फिफ्थ बता दीजिए सर। पढ़ दो क्वेश्चन जल्दी से। सर दो एस्ट्रोनॉट है सर। हाँ। ए connected with a rope stay stationary in free space relative to their spaceship. हाँ। Mass of A is more than that of B and the rope is straight. हाँ। Astronaut A start pulling the rope but astronaut B does not. हाँ। If you were the third astronaut in space, what हाँ। would you observe? हाँ। Options हैं sir, astronaut B accelerate towards A and A remains stationary. नहीं। Both accelerate towards each other. चलो with- ये बताओ, रस्सी को एक आदमी खींच रहा है तो रस्सी भी उस आदमी को खींचेगी, Yes sir. और वो रस्सी दूसरे से बंधी होगी तो उसको भी खींचेगी। Yes sir. क्या समझ में आया इससे? सर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए क्या? रोप सेम का क्यों होगा? रस्सी का टेंशन दोनों पे सेम लगेगा, फोर्स सेम लगेगा, पर मास अलग है। यस सर। फोर्स बाय मास अलग है तो एक्सेलरेशन अलग होगा, पर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। सर जो खींच रहा है उसका एक्सेलरेशन तो नहीं होगा ना सर? क्यों टॉप नहीं होगा? रोप क्या जो रस्सी खींच रहा है उसको रस्सी नहीं खींचेगी? खींचेगी सर। यस सर। है ना? सिंपल सी बात। ठीक है, चलो, एनी अदर डाउट? बोलो, और कुछ बचा है क्या इसमें? O1 S1 में कुछ भी बचा हो तो बताओ। नो सर। नहीं, बिल्कुल बढ़िया। फिर तो रेस फ्रिक्शन की तो मैंने आपको कल ही बोल दी है और आज ही बोला था कि करो, तो मुझे नहीं लगता उसको कंप्लीट करा होगा आपने। तो एक काम करते हैं, रेस नहीं करेंगे आज अपन डिस्कस, है ना? आप वो टाइम लो उसको करने के लिए, और मैं ट्राई कर रहा हूँ उसके आपको सॉल्यूशन सेंड करने की, तो उससे आपके डाउट भी थोड़े से कम हो जाएंगे। और आगे आप एक काम करिए, आप एससीवी स्टार्ट करिए इनकी, एनएलएम की, सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन एससीवी में अलग से टॉपिक दिया है। एनएलएम, सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स, इन सब जो भी अपना हो गया, फ्रिक्शन जो भी हो गया है, उन सबके एससीवी करिए। ठीक है, तो इसके भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, ग्रुप में भेज सकते हो, और एससीवी के सॉल्यूशन भी बच्चों कई जगह मिल जाते हैं। तो मेरे पास देखता हूँ, मेरे पास भी शायद है, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सॉल्यूशन भेजने का मतलब ये नहीं रहता कि आप नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लो। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा हार मानने की कंडीशन में आ रहे हो तो सॉल्यूशन देखो, और तब भी सॉल्यूशन है ना पूरा नहीं देखना चाहिए, आपको अपनी गलती देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हम क्या गलत सोच रहे थे। जब तक आप अपना एक अप्रोच का तरीका नहीं बदलोगे, जब तक आप है ना देखो सीख नहीं पाओगे अप्रोच करना क्वेश्चन। तो आइडियल वे क्या होना चाहिए क्वेश्चन करने का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए अपनी। एक एक वर्ड का मतलब हम समझने की कोशिश करें। कुछ वर्ड कभी कभी हमें लगेगा यार ये देखा ही नहीं अपन ने, पढ़ा ही नहीं कभी, तो उसको कभी कभी इग्नोर करके पूरा सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है उस पर जाना चाहिए अपन को। और हाँ, मैंने एक गलती बच्चों की देखी है, बच्चे कभी कभी एक बड़ा सा सेंटेंस रहता है ना तो उसके छोटे से हिस्से को पढ़ के मीनिंग निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। कोई भी पूरा सेंटेंस जो होता है इंग्लिश का उसे पूरा पढ़ो, देन उसका मतलब क्या होगा वो निकालने की कोशिश करो। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? यस सर। है ना? Yes, सभी sir. बच्चे, हाँ। तो क्वेश्चन पूरा रीड करना चाहिए, उसका अच्छे से मतलब निकालना चाहिए, उसका डायग्राम वगैरह प्रॉपर्ली बनाना चाहिए। नहीं डायग्राम बनाओ तो इमेजिन मन में करो कि कैसा सिचुएशन होगी, वो आप फ्री हो उसके लिए। पर मैं सजेस्ट ये करूंगा, शुरुआत में आपको डायग्राम बना के करना चाहिए। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए देन यू आर फ्री टू कि मन में इमेजिन कर लो क्या डायग्राम है और फिर कर लो। पर शुरुआत में एफबीडी डायग्राम वगैरह सब बनाना चाहिए। ठीक है, फिर डायग्राम बनाकर अच्छे से देखो कि क्या पूछा है हमको,
थोड़ा ऑप्शन भी देखो अच्छे से, पूछ क्या रहे कि हमें करना क्या है, वो एक बार समझ लो ऑप्शन देख के। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शंस नहीं है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, कुछ बोला है तो उसको कैसे निकालेंगे, उससे रिलेट करो। फिर हमें क्या निकालना है और क्या दिया है ये समझने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्या निकालना है उसको लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या दिया है ये समझ लो, उसकी इक्वेशंस वगैरह बनाओ तो ऑटोमेटिक जो निकालना है वो पता चल जाता है। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। अगर हमको क्या निकालना है वो समझ में आ जाए तो उसके थ्रू क्वेश्चन करो, या समझ नहीं आ रहा है डायरेक्टली तो जो दिया है उनसे क्या कंडीशन बना सकते हो उससे क्वेश्चन करो। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप करिए एससीबी की काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, एनएलएम, सर्कुलर मोशन जो भी अपना हो चुका है, ये सारे टॉपिक आप अटेम्प्ट करिए अच्छे से। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो ठीक है, आज अपन यहीं रुकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट अपनी जो भी डिस्कशन क्लास रहेगी उसमें पहला अपनी प्रायोरिटी रहेगी फ्रिक्शन की रेस कंप्लीट करना। देन जो भी टॉपिक सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी रेस वगैरह में सेंड कर दूंगा वो करना, और मॉड्यूल, है ना, ये अपना प्रायोरिटी रहेगी मॉड्यूल। और ये एससीबी का डिस्कशन अपन ग्रुप में करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो ओके बच्चों। सर अगले सैटरडे को डाउट क्लास तो अपन बीच में भी रख सकते हैं, है ना, मतलब Yes, Yes, sir. हाँ, डाउट जब आपको लगे कि यार अब काफी हो गए हैं तो अपन एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। डाउट क्लास के लिए अपन लोग फ्री है। ठीक है, मतलब आपको भी फ्री रहना Yes, चाहिए। sir. हाँ, इवनिंग में कभी भी 1 घंटा मिलने में क्या समस्या है ना। चलो, Yes, sir. हाँ, रिकॉर्डिंग वो ग्रुप पे ही Thank you, आती है sir. आपके। रिकॉर्डिंग मैंने कैसे शेयर कर रहा हूँ वो मैंने लिंक सेंड करी थी आपको, मिल गई होगी। Yes, sir. सर। हाँ ठीक है बेटा, चलो ओके बच्चों।